साथियों, उन्नीस सौ सत्तावन से लेकर 1993 तक भारत में बेकसूर मरने वाले आदिवासियों की जो संख्या थी वो 60,240 थी। लेकिन 1993 से लेकर 2022 तक जो बेकसूर आदिवासियों की मरने की संख्या थी वो 2 लाख है। ऐसी क्या बात है कि 1957 से लेकर 93 तक के मरने वालों की संख्या कम और 93 के बाद में बेकसूर मरने वालों की संख्या 2 लाख। किसी देश का यूक्रेन का वॉर भी हो रहा है अभी तो इतने लोग नहीं मरे, इतने लोग नहीं मरे जितने आदिवासियों के लोग मरे हैं। रोज पेपर में आप पढ़ ले, अभी तो पेपर वालों ने लिखना भी बंद कर दिया। मेरे मीडिया कर्मी भाई है, आप आदिवासियों के बारे में सच लिखोगे तो ऊपर से प्रेशर आता है। भारत में नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर्स। सेंट्रल इंडिया में आदिवासी बहुल राज्य जो है वो 8 है, 7 और 8 15। भारत में जितने राज्य हैं उसमें आधे राज्य आदिवासियों के हैं, यानी आधा भारत आदिवासियों का है। किसी भी समाज, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे दलित भाई हो या हिंदू भाई हो, उनकी भी बहुसंख्या इतनी जगह में नहीं है, इतने राज्यों में नहीं है जितने राज्यों में आदिवासी फैले हुए हैं। ये बोलते हैं कि आदिवासी भारत में सिर्फ 8% है, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट को भूल जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देते हैं और आदिवासियों की केवल जनसंख्या बताई जाती है। A system of India only telling the population of indigenous people, they call them as scheduled tribe. वो केवल आदिवासियों की जनसंख्या बताते हैं। भाई, अगर आप ऐसा मान लेते हैं कि आदिवासियों के 15 राज्य हैं तो भारत की आधी जमीन आदिवासियों की है। ये लोक संख्या बताते हैं, जमीन नहीं बताते हैं। कौन सा समाज है जो भारत के 18 राज्यों पर अपना प्रतिनिधित्व करता है? बेवकूफ बनाते हैं, हमको मिसगाइड करते हैं। 102 लोकसभा सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है। इस देश की 102 लोकसभा सीट पर अगर आदिवासियों ने अपना सामाजिक निर्णय ले लिया तो इस देश के प्रधानमंत्री को भी चुनने की ताकत रखता है आदिवासी। ऐसा बताया जाता है कि यह बहुत बड़ा संगठन है, यह बहुत बड़ा संगठन है। मैं नागपुर से बात कर रहा हूं। ऐसा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा संगठन आरएसएस का है। ऐसी बात बताई जाती है, प्रेशर डाला जाता है, डराया जाता है। बार बार आदिवासियों को वनवासी बोल के पुकारा जा रहा है। इनके मन में क्या चल रहा है?
साथियों, विश्व के 70% देशों में आदिवासी रहते हैं। अगर 70% देशों में आदिवासियों का नेटवर्क बन जाएगा तो विश्व का कोई भी संगठन आदिवासियों से बड़ा हो नहीं सकता। और वही तैयारी चालू है। कोई क्रिश्चियन बन गया है, कोई मुस्लिम धर्म ले लिया है, कोई बौद्ध धर्म ले लिया आदिवासी। लेकिन धर्म लेने से आदिवासियों की संस्कृति नहीं बदलती। इफ यू टेक एनी रिलीजन, यू कैन नॉट चेंज योर जीन्स, you cannot change your blood. There is a chances of you can take it, you can choose a religion which you want, but you cannot change your blood, you cannot change your culture. पूरे विश्व में 40% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ संस्कृति को मानते हैं, और वो केवल आदिवासी हैं। एक षड्यंत्र चालू हुआ सरकार की तरफ से, आदिवासियों को शादी का पैसा देने का, उनकी शादी कराने का। शादी आदिवासी की होती है, शादी आदिवासी पद्धति से होती है, और उसको हिंदू मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बच्चे का रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट में कर देते हैं। यह धर्म परिवर्तन है। ये बात कोई नहीं बोली। और उसके आंकड़े मध्य प्रदेश से संयुक्त राष्ट्र संघ में दिए गए। मध्य प्रदेश में यह योजना चलाई गई कि हम आदिवासियों की शादी करेंगे, बहनों की शादी करेंगे। अबे शादी आदिवासी और सर्टिफिकेट हिंदू मैरिज एक्ट का। लिंगो कहां गया, बड़ा देव कहां गया, बिरसा मुंडा कहां गया? पूरे आदिवासियों को हिंदू बताया गया। कोई नेता ने कुछ नहीं बोला, कोई हिम्मत भी नहीं किया इस पर बात करने की। डरते हैं। मैंने स्टेटमेंट दिया था कि भारत में भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी रहते हैं। Before the born of God, the people are living here. Indigenous people are more senior than God. जो भारत में आदिवासियों को बोला जा रहा है कि भारत में आदिवासी नहीं है। अगर इस देश के किसी भी सत्ता में इतना दम है तो खुलेआम बोलिए, क्या टंट्या भील आदिवासी नहीं है? क्या बिरसा मुंडा आदिवासी नहीं है? राघोजी भांगड़े आदिवासी नहीं है? जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी उंगली भी नहीं कटाई, वो हमको राष्ट्र सेवा का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे हमारी तो पूरी पूर्वज की पीढ़ियां कुर्बान हो गई है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई 70% आदिवासियों ने लड़ी है। Our 70% of the battle has done by Adivasis for the independence in India. 70% लड़ाई, और हमारे हिस्से में आई बेरोजगारी, हमारे हिस्से में आई भूखमरी, हमारे हिस्से में आया नक्सलवाद, हमारे हिस्से में आया आतंकवाद। अरे जिस गढ़चिरौली में, जिस छत्तीसगढ़ के बेल्ट में, बस्तर में आदिवासियों को बुखार की गोली नहीं मिलती है, बुखार की गोली नहीं मिलती है, लेकिन उनको मशीन गन से गोली मिल जाती है, उनको मारा जाता है। ये ताली बजाने वाली बात है। इट इज अवर पेन।
We are not getting tablet for the fever. Paracetamol tablet we are not getting, but we are getting bullet. It is the real condition of the owners of India. गोली मिल जाती है, बंदूक की गोली मिलती है, लेकिन खाने के लिए गोली नहीं मिलती। यहां मेलघाट से लोग आए हैं। मेलघाट पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि वहां का आदमी भूख से मरता है, कुपोषण से मरता है। इस देश में कुत्ता भूख से नहीं मरता है, लेकिन आदिवासी भूख से मरता है। अरे भूख से मौत हो सकती है क्या? लेकिन आदिवासियों की मौत हो रही है। नेपाल जैसे देश ने मान लिया कि वहां आदिवासी है, वहां मूल निवासी है। बंगाल जैसे देश ने मान लिया वहां आदिवासी है, वहां मूल निवासी है। अब पाकिस्तान भी बोल रहा है वह आदिवासी है, वहां मूल निवासी है। यह तो भारत का ही हिस्सा था ना, जिसको मोहनजोदारो हड़प्पा बोलते हैं, वो पाकिस्तान बॉर्डर पे है, जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया, मोहनजोदारो हड़प्पा। इट इज ऑन द बॉर्डर एरिया ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। यहां बैठा हुआ हर एक आदिवासी अपने पूर्वजों से पूछेगा कि अपनी संस्कृति क्या है। अगर उसके सामने मोहनजोदारो हड़प्पा के जो स्क्रिप्ट लगे हैं वो दिख जाएंगे, वो देखिए, तो वो समझ जाएगा अपने पूर्वज क्या पूछते थे, किसको पूछते थे। पाकिस्तान बोलता है कि इस देश में आदिवासी है, नेपाल बोलता है इस देश में आदिवासी है, भारत क्यों नहीं बोलता इस देश में आदिवासी है? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि भारत के पास अभी कोई जमीन नहीं बची है। अंबानी के पास कोई जमीन नहीं है, अदानी के पास कोई जमीन नहीं है। जमीन केवल आदिवासियों के पास में है, और आदिवासियों के पास में जो जमीन है उसी जमीन पे खदान है, उसी जमीन पे पानी है, उसी जमीन पे जंगल है, उसी जमीन पे खनिज है, उसी जमीन पर जंगल है, पर्यावरण है। और जितनी आदिवासी बेल्ट है वहां पर जबरन उत्खनन का काम चालू है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, हमारे देश का पार्लियामेंट्री फोर्स, नोबडी इज टेकिंग केयर, नोबडी इज टेकिंग कॉग्निजेंस इन दिस कंट्री, नोबडी इज टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द पुअर इंडिजिनस पीपल। We are asking for cognizance, not for recognition. We are making dialogue with the UN for recognition, and here we are making dialogue with the Indian government for cognizance. This is the different position. Here we are asking for cognizance, there we are asking for recognition. What is it? एक तरफ हम हमारे पे ध्यान दो करके बोल रहे हैं, दूसरी तरफ हमको परिभाषित करो करके बोल रहे हैं। यह भ्रम फैलाया गया कि अंबेडकर ने आदिवासियों को संविधान में परिभाषित नहीं किया। कुछ लोग बोल रहे थे कि हमको अनुसूचित जनजाति बोला। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदिवासियों के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन किया, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उसका विवरण, उसका विश्लेषण। इस देश को, संविधान को पढ़ने की जो सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है उसका नाम सर्वोच्च न्यायालय है। वो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, those who are scheduled tribes are Adivasis, they are aboriginals। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भगवान राम यहां पैदा हो गए हैं,
तो देश के सभी लोगों ने मान लिया। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासी देश का पहला आदमी है, मूल निवासी है। इस देश की सरकार ने नहीं मानी। या भगवान राम को मिल जाता है न्याय, आदिवासियों को नहीं मिलता। या गाय के लिए कानून बनता है। अभी सिवनी में उसके हाथ में सिर्फ गाय का मटन था, उसकी ताकत नहीं थी बकरे का मटन खाने की। उसके पास सिर्फ गाय का मटन मिला, उसको बजरंग दल के लोगों ने मार दिया। 2 या 3 लोगों की वहां मारा गया, उनकी हत्या हो गई। काय के लिए हत्या हुई? सिर्फ खाने के लिए। उसने गाय का मटन खाया आदिवासी ने, तो उसको मार दिया गया, उनकी लाशें बिछा दी गई। ये गौ सेवक है बजरंग दल के लोग। यानी गाय का मटन खाया तो मरना पड़ेगा, क्योंकि गाय जो है वो माता है। हमारे बिरसा मुंडा ने बोला था, अगर गाय मां है तो भैंस बड़ी मां है। इफ काउ इज मदर, देन आप क्या बोलते हैं भैंस को? बफेलो ना, तो वो ग्रैंड मदर है, बड़ी मदर है, क्योंकि वो ज्यादा दूध देती है। यहां पर भैंस काटने की परमिशन है। अबे मां तो मां है, वो काली नहीं है गोरी। मां के दूध का बिजनेस चलता है, मां के दूध को बेचा जाता है, उसका बिजनेस करते हैं। उस गाय के लिए इंसानों को मारने की बात करते हैं। जिन बजरंग दल के लोगों ने आदिवासियों को मारा, पुलिस ने उसको सजा दी, यहां तक के ठीक है। लेकिन किसी दिन आदिवासी का दिमाग खराब हो गया तो इतने कमजोर आदिवासी नहीं है। एक डर निर्माण करने की कोशिश की जा रही है आदिवासियों के दिमाग में। गढ़चिरौली का बच्चा अपना नाम नहीं बताता है खुल के, बस्तर का बच्चा अपना नाम नहीं बताता है, मेलघाट का बच्चा अपना नाम नहीं बताता है, क्योंकि लोग जब वो बताता है मैं आदिवासी हूं तो उनकी सोच बदल जाती है। कुछ लोगों ने बोला कि ये आदिवासी परिषद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सतीश नाम क्या बोल रहा है, किसमें दम है कार्रवाई करो। हमने किया। जो चाहते हैं कि भाई ये गलत है, ये कॉन्फ्रेंस गलत है, तो मैं बोल रहा हूं यहां से खुला हमको अरेस्ट करके बताओ। ये बिरसा मुंडा की सोच वाले लोग हैं, इनको आगे का ही दिखता है, पीछे का कुछ नहीं दिखता। बच्चा बच्चा इस मिशन का अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये आज जो सदस्य दिख रहे हैं, इनको तैयार करने के लिए 25 साल लग गए। आज ये इस लायक हो गए कि समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। एक प्रथा थी समाज में, ये नेता का लड़का है, ये नेता बनेगा, ये राजा का लड़का है, यही राजा बनेगा। लेकिन ये जो मिशन खड़ा किए, इसी की बदौलत आज नए नए गरीब बच्चे भी आज समाज का नेतृत्व करने लग गए हैं। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए लिखे गए, ये कॉन्फ्रेंस को यहां पे आयोजित करने का मेन मकसद साथियों ये है कि आदिवासियों को, भारत के आदिवासियों को दूसरे आदिवासियों से जोड़ने नहीं दिया जा रहा था। हमारी पाकिस्तान के भी आदिवासियों से बात हुई, साउथ अफ्रीका के भी आदिवासियों से बात हुई, ऑस्ट्रेलिया के भी आदिवासियों से बात हुई।
करीब करीब 22 देश के आदिवासी आज इस मिशन में इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। आप यहां बैठे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा विश्व आपको देख रहा है। सवाल ये नहीं है कि कितने लोग बैठे हैं, सवाल यह है कि कैसे लोग बैठे हैं, इनकी नीयत क्या है। ये कैसे हो सकता है कि 1957 में वो गवर्नमेंट बोलती है कि यस हमारे देश में आदिवासी। इन 1957 after independence, government of India has accepted that there is an indigenous people in their country, in United Nations. 107, ILO Convention 107. If you are a member of 107, it indicates that you are automatically a member of 169. You cannot refuse. You cannot refuse. But it is an exceptional example in our country. भारत इसने एग्रीमेंट साइन नहीं किया। 1997 के बाद में बांध आदिवासियों की जमीनों पर बनाए गए। इनके बड़े बड़े खदान आदिवासियों की जमीनों पर बनाए गए। बड़े बड़े पावर स्टेशन आदिवासियों की जमीनों पर बनाए गए और आदिवासी वहां से विस्थापित हो गए। उनको 10 लाख रुपए देते हैं, 10 एकड़ जमीन छीन लेते हैं और 10 लाख रुपए देते हैं। अरे भाई 10 लाख में तो प्लॉट भी नहीं आता है, ये तो जमीन उससे पुरखों की है। पहले इस देश में कानून था कि आदिवासियों को जमीन के बदले जमीन और नौकरी मिलती थी। अब तो उसकी जमीन भी जाती है तो उसको नौकरी नहीं मिलती, उसके हाथ में पैसा भी नहीं मिलता। जितने आदिवासी बेल्ट है मेरे साथियों, गुजरात के डांग जिले से लेकर गढ़चिरौली तक, गढ़चिरौली से बस्तर तक, बस्तर से झारखंड तक, झारखंड से उड़ीसा तक, उड़ीसा से आसाम तक, आसाम से नागालैंड तक, इस बेल्ट में देश की 40% से ज्यादा आर्मी लगी है। वहां पुलिस नहीं है, वहां आर्मी लगा के रखे हैं। अरे आदिवासी अगर किसी के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज करने जाएगा तो उसको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, लेकिन तुमने तो हमारे क्षेत्रों में आर्मी लगा दिए, सेना रख दिए। क्या मामला है? किसके साथ युद्ध चल रहा है? जो आदिवासी के बदन पे कपड़े नहीं है, जिस आदिवासी को खाने को रोटी नहीं है, जिसका घर घास का है, उसके घर के बाजू में AK-47 लेकर ये सैनिक कर क्या रहा है? जिसके पास में रोजगार होना था, जिसके घर के बाजू में लाइब्रेरी होनी थी, जिसके पास में 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन होनी थी, जिसको खाने को रोटी होना था, जिसको पहनने को अच्छा कपड़ा होना था, पढ़ने को किताबें होनी थी, उसके घर के बाजू में एक मिलिट्री क्या कर रही है? ये सवाल है। विश्व का सबसे गरीब आदमी, मोस्ट पुअर मैन इन द वर्ल्ड हैज फाउंड इन कालाहांडी, उड़ीसा, जिसकी रोज की इनकम है 4 रुपए, 4 rupees per day income. Tell me how he will get a survival. How can he survive? A man who is earning 4 rupees only. You cannot buy Cadbury chocolate on that way. आप लोग इस गंभीर बात को लेकर इस परिस्थिति को लेकर हम किसके सामने रोए, किसके सामने जाए?
कौन हमारे समाज की सुनेगा? सब लोग चकल्लसबाजी में जी रहे हैं। बाप को मालूम नहीं मेरा बेटा कौन सी जिंदगी जिएगा, कैसे मरेगा, कैसे जिएगा। वो बाप मस्त है अपने काम धंधे में, उसको लगता है अपना तो ठीक हो गया, घर बना लिया। अबे तेरा बच्चा कैसे मरेगा इसके बारे में सोच। एक क्लास 1 ऑफिसर, एक मिनिस्टर भी आज अपने बच्चे के जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता है। आदिवासियों की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए एकमेव रास्ता है कि आपके पास राष्ट्रीय सुरक्षण के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सुरक्षण रहना चाहिए। जब कोई आदमी लंगड़ा हो जाता है तो उसको बैसाखी की जरूरत पड़ती है। ये आदिवासी समाज के दोनों हाथ कट गए हैं, दोनों पैर कट गए हैं। इसको बैसाखी के साथ साथ एक ईमानदार आदमी की भी जरूरत है, जो उसकी सोच नियत में रहे कि वो जिंदा रहे। इसलिए भारत के लोगों से मदद मांगते मांगते थक गए, अब विदेश के आदिवासियों से मदद मांग रहे हैं। We are asking you people for us help. We are asking for help. We became tired by asking help to the government of India. Now we are thinking of some another source. We are in ICU. ये समाज को अंतरराष्ट्रीय प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि भारत सरकार की नीयत आदिवासियों के प्रति सही नहीं है। यस, इन्होंने बोला कि हम आपके साथ में हैं, आपकी लड़ाई के साथ हैं, क्योंकि उनको जब समझ रहे हैं तो उनके मन में एक दर्द पैदा होता है। वो दर्द है आदिवासियों में, उतनी ईमानदारी आदिवासियों में है। मुझे यकीन है कि आदिवासी आदमी चाहे किसी भी संगठन में काम करे, किसी भी पार्टी में काम करे, उसके दिल में एक जगह है, उसके खून में एक जगह है जिसको समाज बोलते हैं। वो बिरसा मुंडा का आदमी है, उसमें प्रेरणा डॉक्टर अंबेडकर की है, उसमें प्रेरणा महात्मा फुले की है, उसमें प्रेरणा संभाजी महाराज की है। कोई सुन नहीं रहा आदिवासी। पार्लियामेंट में क्वेश्चन नहीं हुआ आज तक कि भारत के आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में रिकॉग्निशन मिलना चाहिए करके। पार्लियामेंट में क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तक। मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ लिया। पार्लियामेंट में आदिवासी पार्टी ने भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आदिवासी की बात करेंगे तो बाकी लोग हट जाएंगे। अरे सच्चाई तो यह है, इस देश का दलित भी आदिवासियों का वंशज है, यहाँ का बहुजन भी आदिवासियों का वंशज है, यहाँ का मुसलमान भी आदिवासियों का वंशज है, यहाँ का क्रिश्चियन भी आदिवासियों का वंशज है, यहाँ का जैन भी आदिवासियों का वंशज है। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, ये जो आरएसएस के लोग आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं, जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, यहाँ का बहुजन ओबीसी स्वर्गवासी हो जाएगा, दलित स्वर्गवासी हो जाएगा, मुस्लिम स्वर्गवासी हो जाएगा। यह आखिरी आइडेंटिटी है देश की, इस देश की आखिरी पहचान है। एक मुस्लिम भाई ने अपने छाते पे, दिल पे हाथ रख के बोलना चाहिए कि क्या वो आदिवासियों का वंशज नहीं है। एक दलित भाई ने अपने कलेजे पे हाथ रख के बोलना चाहिए क्या वो आदिवासियों का वंशज नहीं है। एक बहुजन भाई ने बोलना चाहिए अपने कलेजे पे हाथ रख के कि वो आदिवासियों का वंशज नहीं है।